हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 6 अगस्त के करंट अफेयर्स। यहाँ तक आने के लिए आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स सर्च करना है और आप आ जाएंगे हमारे करंट अफेयर्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ऑन डेली डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एल्कोहल। ऑन डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एल्कोहल क्या है ये न्यूज़? मेनली क्या है कि कुछ स्टेट्स में, सेवरल इंडियन स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु वगैरह आर कंसिडरिंग अलाउइंग डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एल्कोहल थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी, बिग बास्केट, जोमेटो। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कोहल मिले। अब ये क्यों न्यूज़ बनी है? इसलिए क्योंकि एक बहुत ही स्टेडी राइज है अल्कोहल कंजम्पशन का इंडिया में। मेनली हमने ये देखा था कि पर कैपिटा कंजम्पशन 2003 से 5 के बीच में 1.6 लीटर पर कैपिटा, मतलब हर व्यक्ति के ऊपर हर रोज़ ऑन एन एवरेज 1.6 लीटर, हर रोज़ नहीं, आई मीन हर व्यक्ति हर साल में ऑन एन एवरेज 1.6 लीटर एल्कोहल कंज्यूम कर रहा था। और अब वो बढ़कर कितना हो गया, 5.5 लीटर्स। तो क्या है कि एल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया है। और इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन है बट 6 लार्जेस्ट एल्कोहल की मार्केट हो गई है ग्लोबली। जो एल्कोहल की मार्केट है उसमें इंडिया को इतना नहीं माना जाता है। इंडिया में एल्कोहल कंजम्पशन का जो कल्चर है वो नहीं है उतना, लेकिन रिसेंट टाइम्स में ये बढ़ रहा है। और अगर ऐसा हो गया कि हमने जोमेटो, बिग बास्केट, स्विगी पे डिलीवरी वगैरह स्टार्ट कर दी तो ये और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसके रीजंस क्या दिए जा रहे हैं, क्यों हम चाह रहे हैं। पहली बात तो रेवेन्यू जनरेशन की, जो कैश में कारोबार होता है, अक्सर जो फिजिकल शॉप्स होती हैं वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी छुपा ली जाती है, बचा ली जाती है। अगर उन जगहों की जगह ऑनलाइन अगर ये होना शुरू हो गया तो फिर एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह जो भी है, टैक्सेस सरकार को ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा रिडक्शन इन ड्रंक ड्राइविंग केसेस। ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि डोर स्टेप डिलीवरी से होगा ये कि क्या कहते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव केसेस नहीं होंगे। तो अब ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा बिना सर पैर का लगता है। अभी हम देखेंगे इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट। ऑब्वियसली ये आर्ग्यूमेंट ये अज्यूम कर रहा है कि जो भी बंदा या ज़्यादातर बंदे जो अल्कोहल लेने जाएंगे वो एक्चुअली वहाँ से पी कर ही आएंगे, है ना। तो ये उतना अच्छा आर्ग्यूमेंट है नहीं। फिर अगला है कि सेफ्टी फॉर वीमेन कंज्यूमर। हाँ, ये एक आर्ग्यूमेंट है कि वीमेन कंज्यूमर जो हैं वो जो मान लीजिए शराब के जो ठेके होते हैं वहाँ पे उतने कंफर्टेबल नहीं होती हैं, मतलब बाय करने में। ठीक है, तो अगर किसी वुमन को पीना है, अल्कोहल कंज्यूम करना है, तो एटलीस्ट ये है कि यहाँ पे एक सेफ्टी फॉर वुमेन कंज्यूमर का आर्गुमेंट आता है। अब इसके अगेंस्ट क्या आर्गुमेंट है? बहुत आर्गुमेंट है। इकोनॉमिक कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स। भाई हम ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है, टैक्सेशन में मिलेगा, बट इससे इकोनॉमिक कॉस्ट कितना जा रहे हैं। आप ये देखिए कि अल्कोहल की सेल अगर बढ़ती है तो इससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे हार्ट डिजीजेस वगैरह हैं वो भी तो बढ़ते हैं। तो इसका बर्डन फाइनली किस पे आता है? वो भी सरकार पर आता है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। फिर बिहेवियरल अजम्पशंस करे जा रहे हैं कि बंदा बंदा अगर शराब के ठेके पे गया तो पी कर ही आएगा, है ना। अजम्पशन है कि अजम्पशन दैट पीपल विल चेंज देयर ड्रिंकिंग एंड सोशलाइजिंग बिहेवियर ड्यू टू डोर स्टेप डिलीवरी, है ना। ये इसके लिए कंक्रीट एविडेंस नहीं है। ठीक है, इंक्रीज कंजम्पशन, सीधी सी बात है, घर पर मिलेगा। हमने देखा है कि स्विगी, जोमेटो वगैरह के आने से इनफैक्ट कंजम्पशन बढ़ा है इंडिया में। क्या इससे अल्कोहल का कंजम्पशन इंडिया में बढ़ जाएगा? ठीक है, फिर क्वेश्चनेबल इम्पैक्ट ऑन ड्रंक ड्राइविंग, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये कौन कहता है कि बंदा पी कर ही आएगा, मतलब जो क्या कहते हैं, जो खरीदने जाते हैं। ये दूसरी चीज़ें हैं कि भाई अल्कोहल अगर हाईवे के पास मिल रहा है तो अक्सर लोग पी कर निकलते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है उल्टा। ठीक है, एनीवे तो हेल्थ एंड सोशल इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन क्या है? हमें पता है कि सब्सटेंस अब्यूज़ जो होता है उसमें कई टाइप के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, जैसे कि मेंटल इलनेस, डायबिटीज़, लिवर डिजीज़, हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, एंड क्रोनिक किडनी डिजीज़। फिर इंटर पार्टनर वायलेंस, अक्सर मेल अल्कोहल मिसयूज़ काफ़ी देखा गया है ऐसे केसेस में। ठीक है, और फिर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। एक क्या इम्पैक्ट है कि इससे रिलेटेड कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड इंजरीज। डिजीज़ कौन से? हम इन सारे डिजीज़ को ले लें, और इंजरीज कौन सी? ड्रंक एंड ड्राइव के बाद जो एक्सीडेंट्स होते हैं रिलेटेड टू अल्कोहल इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट ओवर 3 लाख करोड़
बिटवीन 2011 से लेकर 2050 तक, और इससे प्रोडक्टिविटी लॉसेस भी रेज होते हैं, ठीक है, रेजिंग दिस टू 121 लाख करोड़, ठीक है। अब क्या एक्साइज रेवेन्यू उतना मिलेगा इससे? इस प्रोजेक्टेड टू कवर ओनली 5th ऑफ दीज लॉसेस, खाली 1/5 ऑफ दीज लॉसेस सरकार को मिलेंगे ऐसा करने से, ठीक है। एल्कोहल इंडस्ट्री पॉलिसी चेंजेस क्या हैं कि इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस, कि ये देखा गया है कि काफ़ी इंटेंस लॉबिंग चलती है एल्कोहल इंडस्ट्री की सरकार के गलियारों में कि भाई आप इस चीज़ को अलाउ कर दीजिए। और फिर पॉलिसी वेरिएशन है क्या कि एल्कोहल यूज़ पॉलिसीज इन इंडिया आर लार्जली डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल स्टेट्स। पूरी एक नेशनल लेवल पे पॉलिसी उतनी नहीं होती है क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है। फिर रिकमेंडेशन फॉर गवर्नमेंट एक्शन, क्या कुछ है जो आर्टिकल था उसमें क्या डिस्कस करा गया था, फाइनल रिकमेंडेशन वो क्या दे रहे थे कि गवर्नमेंट कैन मिटिगेट हार्म्स थ्रू पब्लिक हेल्थ अप्रोचेस सच एज रिस्ट्रिक्टिंग अवेलेबिलिटी एंड मार्केटिंग ऑफ अल्कोहल। कोशिश करें कि हम उल्टा मार्केटिंग ना करें, रिस्ट्रिक्ट करें, ऑनलाइन की तो बात ही नहीं उठती। रेजिंग टैक्सेस, इन्फोर्सिंग ड्रंक ड्राइविंग लॉज एंड इन्वेस्टिंग इन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स फॉर एल्कोहल यूज डिसऑर्डर। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो रिकमेंडेशंस हैं वो उतने कंक्रीट नहीं है, ठीक है। हमने मार्केटिंग रोक दी, इसका मतलब ये नहीं है इलीगली लोग नहीं लेंगे, ठीक है। हमने टैक्स रेज कर दिए तो लोग टैक्स बचा कर नहीं लेंगे, इनफैक्ट उससे और ज़्यादा हो जाता है कि इलीगल शराब बिकना शुरू हो जाती है ना। फिर ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर इम्पैक्ट मॉनिटरिंग, क्या इफ़ डोर स्टेप डिलीवरी इज इम्प्लीमेंटेड गवर्नमेंट शुड कोलैबोरेट विद हेल्थ डिपार्टमेंट टू मॉनिटर इट्स इम्पैक्ट ऑन एल्कोहल कंजम्पशन। एक्यूरेट डेटा शेयरिंग बाय सर्विस कंपनी इज क्रूशियल, ठीक है। एडजस्टमेंट्स बेस्ड ऑन एविडेंस, कि हम मान लीजिए इसको अगर अलाउ कर भी देते हैं तो हम पहले देखें कि क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या है, उसको मॉनिटर करें और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट कर दें बेस्ड ऑन एविडेंस, कि हमें अगर एविडेंस मिलता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनके हिसाब से हम ट्वीक कर दें। तो ये एक अच्छा वे फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई कस्टम ड्यूटी वॉज हाइक्ड, कस्टम ड्यूटी हाइक वॉज इम्पोज्ड फॉर लैब केमिकल्स। क्या कि रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज करा है कि कस्टम ड्यूटी हाइक करी जाएगी कई सारे लेबोरेटरी केमिकल्स पर, ठीक है। कहाँ से? 10% से 150%। साइंटिस्ट को इनफैक्ट ये लगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है मिसप्रिंट हो गया, ये 15% करना चाह रहे हो 10 से और एकदम से ऐसा होगा कि भाई 150% मिसप्रिंट हो गया हो, है ना। अब ये मामले को समझते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। डेफिनेशन समझिए कि लेबोरेटरी केमिकल्स होते क्या हैं, जो कि कस्टम डिपार्टमेंट डिफाइन कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कोई भी ऐसा केमिकल है, केमिकल चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, इम्पोर्टेड इन पैकेजेस नॉट एक्सीडिंग 500 ग्राम्स या 500 मिलीलीटर, आधा लीटर या आधा किलो, ठीक है। इससे कम साइज में अगर इंपोर्ट करे जा रहे हैं कोई केमिकल, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लेबोरेटरी केमिकल बोलेंगे, ठीक है। अब इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है साइंटिफिक रिसर्च में, डायग्नोस्टिक्स में। डायग्नोस्टिक मतलब जैसे कोई मान लीजिए डिजीज़ है, उसको डायग्नोस करना, उसका पता लगाना है ना, तो लैब टेस्टिंग होती है ना ब्लड वगैरह की, उस टाइप के केसेस में। तो दीज केमिकल्स आर एसेंशियल फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। दे आर ऑफन नीश प्रोडक्ट्स। नीश प्रोडक्ट आसानी से नहीं मिलते, ठीक है। ये किसी कुछ काम आते हैं बस प्रोडक्ट, दैट कैन बी एक्सपेंसिव एंड आर स्क्रूटनाइज्ड ड्यूरिंग इम्पोर्ट ड्यू टू पोटेंशियल हैजार्ड्स। अब हुआ क्या है, ड्यूटी हाइक करी गई है कि बजट डॉक्यूमेंट ये रिलीज़ करे गए थे और ये हमने बजट का लिंक भी कर दिया कस्टम ड्यूटी का जिस टाइप का हाइक था, ठीक है। आप उस लिंक पे जाएंगे तो बजट पे पहुंच जाएंगे। तो बजट डॉक्यूमेंट्स रिलीज्ड ऑन जुलाई 23 प्रपोज्ड ए स्टीप हाइक इन बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो चीज़ लाख रुपए में आ रही थी वो 2.5 लाख की आ रही थी, ठीक है। 25% हाइक ऑन प्लास्टिक कंपोनेंट्स भी था इसके साथ साथ। और ऑब्वियसली ये चीज़ साइंटिस्ट को पसंद नहीं आई, उनको लगा कि कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, कोई ये घिनौना मजाक हो रहा है हमारे साथ। तो अब नीड फॉर इम्पोर्टेड केमिकल, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए ज़रूरी है केमिकल, क्यों? एक ये नीच केमिकल है, ऐसा आसानी से नहीं मिलते, ठीक है। और अगर इसका कॉस्ट हाइक कर दिया गया तो उससे होगा क्या, हमारे रिसर्च का कॉस्ट हाइक हो जाएगा, है ना। और रेप्लिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो ये जो इम्पोर्टेड केमिकल्स हैं किस लिए? नेसेसरी फॉर रेप्लिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। पूरी दुनिया में कहीं पे कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, है ना, उसको इंडिया में अगर रेप्लिकेट करना है तो हमें एग्जैक्ट मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये करा क्यों गया था? रेजोल्यूशन फॉर हाइक क्या था
मेनली उन्होंने क्या करा था, मेनली एक्चुअली क्या था कि ये इथेनॉल के ऊपर सारी बात हो रही थी। इथेनॉल क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, डीनेचर्ड अल्कोहल मेनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि तकरीबन हर किस्म के सिंथेसिस में काम आता है। आप अगर केमिस्ट्री पढ़ें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो अक्सर साइंटिस्ट ये कहते हैं या केमिस्ट ये कहते हैं कि अगर आपके पास इथेनॉल है तो आप किसी भी किस्म का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या है कि इथेनॉल एल्कोहल मैन्युफैक्चर वगैरह में यूज़ होता है, और डीनेचर्ड इथेनॉल, ये दोनों एक्चुअली क्या है, डिफरेंट है। अब क्या है कि सरकार क्या चाह रही थी, डीनेचर्ड एल्कोहल पे टैक्स लगाना चाह रही थी। हम चाह रहे थे कि ये इंडिया में ही हो। अब क्या है कि ये डीनेचर्ड एल्कोहल क्या था कि लेबोरेटरी केमिकल के कैटेगरी में आ रहा था, तो उन्होंने लेबोरेटरी केमिकल्स की बढ़ा दी। तो बेहतर तरीका क्या होता, अगर आपको इथेनॉल का ही इंपोर्ट रोकना है और आप चाह रहे हैं कि इथेनॉल, डीनेचर्ड इथेनॉल इंडिया में ही प्रोड्यूस हो, तो खाली उसका ही बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाती है ना। तो ये चीज़ समझ गई है सरकार, और अभी एक डिवाइस नोटिफिकेशन आया है। इस सेंस में आपको एक चीज़ समझनी होगी, डीनेचर्ड इथेनॉल होता क्या है, या डीनेचर्ड एल्कोहल। नॉर्मल इथेनॉल अगर लोअर कंसनट्रेशन में कंज्यूम होता है, जैसे मान लीजिए 15% की कंसनट्रेशन में कंज्यूम हो रहा है, वो लोग स्पिरिट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं एल्कोहल कंजम्पशन के लिए। लेकिन और जो रबिंग एल्कोहल वगैरह होती है, जो आप जनरली सैनिटाइजर में यूज़ कर सकते हैं, वो 60 से 70% या 90% तक कुछ केसेस में 90% प्योरिटी तक की हो सकती है। ठीक है, वो चीज़ आप कंज्यूम नहीं कर सकते। डीनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है, इंडस्ट्रियल लेवल का एल्कोहल होता है, जिसमें कि साथ में मिथेनॉल भी थोड़ा सा मिला दिया जाता है, या कोई इस टाइप का केमिकल जो कि उसे कंजम्पशन के लिए फिट ना बनाए, ताकि कोई उसका मिसयूज़ ना करे, उसमें पानी मिलाकर उसका डाइल्यूशन करके उसको पीने के लिए ना, मतलब कंजम्पशन के लिए ना मार्केट में उतारना शुरू कर दे, है ना। तो क्या है कि अब लैब केमिकल्स क्या है, हम चाह रहे हैं कि भाई जो इथेनॉल है वो इंडिया में ही हो, और इंडिया के ही प्रोडक्शन वाला जो इथेनॉल है वो यूज़ करा जाए। तो रिवाइज नोटिफिकेशन क्या है, फॉलोइंग द बैकलैश फाइनेंस मिनिस्ट्री रिवर्टेड द ओरिजिनल ड्यूटी रेट, उसको हटा दिया। हाउएवर उन्होंने कहा है कि इंपोर्टेड लेबोरेटरी केमिकल मस्ट नाउ बी अकम्पनीड बाय ए लेटर कन्फर्मिंग दे आर फॉर लेबोरेटरी यूज ओनली एंड नॉट फॉर कमर्शियल ट्रेडिंग। कोई ऐसा ना करे कि अल्कोहल को उठा के उसे डाइल्यूट करके बेचना शुरू कर दे बाजार में। ठीक है, तो ये है हमारा रिवाइज नोटिफिकेशन। चलिए आगे चलते हैं। हाउ द टाइम हैज़ बीन केप्ट थ्रू आउट द हिस्ट्री। अभी क्या, द हिंदू के इंटरनेशनल एडिशन में एक आया था आर्टिकल, साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है क्लॉक, क्या है, सबसे पहले आप ये समझें क्लॉक क्या है। ये मेनली डिस्प्ले करती है पैसेज ऑफ टाइम, है ना। हम टाइम किस तरीके से चल रहा है, कितनी तेज़ी से, हम ये देखते हैं। इसमें कंपोनेंट क्या होता है, एक पावर सोर्स होता है, एक रेजोनेटर होता है, और एक काउंटर। रेजोनेटर का काम क्या होता है, रेजोनेट करना। जैसे कि यहाँ पे एक पेंडुलम वाली क्लॉक है, ठीक है, इसका काम क्या है, ये पेंडुलम रेजोनेट करेगी, ठीक है, ऑसिलेट करेगी। जितनी बार ऑसिलेट करेगी, यहाँ पे एक काउंटर होगा, ये व्हील एक काउंटर है। एक बार ये जो पेंडुलम है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया, ये जो लीवर है एक स्टेप ऊपर सरक जाएगा, ठीक है, ये जो ऊपर सरक जाएगा ये एक बार की काउंटिंग हो गई। ठीक है, तो क्या है कि एक तो ऑसिलेटर है यहाँ पे, एक काउंटर है, और ये ऑसिलेशन लगातार चलती रहे तो यहाँ पे एक पावर सोर्स होगा जो इसको लगातार घुमाता रहेगा, जैसे पाले में झूला घुमाया जाता है उसी तरीके से। ठीक है, तो बेसिक तरीका यही होता है कि एक पावर सोर्स जो कि रेजोनेटर को या ऑसिलेटर को ऑसिलेट करता रहेगा, और फिर उन ऑसिलेशंस को हमें काउंट करना है, काउंटर। ठीक है, तो जनरली इसी तरीके से चलती हैं। अब हमने आज तक हिस्ट्री में क्लॉक्स कैसे बनाई है, कई किस्म की क्लॉक बनाई है। मिडिल एजेस में हम वाटर क्लॉक यूज़ करते थे, ठीक है, जहाँ पे गियर, व्हील्स और पुलिस का मैकेनिज्म था, लगभग ऐसे ही, पेंडुलम ना हो, बस गियर्स एंड व्हील को। फिर 13वीं सेंचुरी में हमने नई किस्म की क्लॉक्स ईजाद करना शुरू करी, जैसे कि कुछ मैकेनिकल क्लॉक्स होती थी, कई जगहों पे स्प्रिंग ड्रिवन मैकेनिज्म होता था, कि जैसे कि यहाँ पावर हम बैटरी से मोटर को देते हैं अक्सर, यहाँ पे हम सेल क्यों डालते हैं पेंडुलम क्लॉक्स में भी आजकल, ताकि पावर सोर्स हो, एक मोटर है जो चलती रहे, पेंडुलम को लगातार घुमाती रहे। ऐसा ही कुछ आजकल क्या होता है कि आजकल नहीं, पहले स्प्रिंग ड्रिवन क्लॉक्स आती थी,
शायद आपने देखी हो कि यहाँ पर स्प्रिंग का एक मैकेनिज्म होता था कि स्प्रिंग आपने लोड कर दी और वो स्प्रिंग करती क्या थी, धीरे धीरे वाइंड आउट होती थी। जैसे ये क्या कहते हैं, एक वेट है, ये धीरे धीरे नीचे जाएगा और इस ऑसिलेटर को धीरे धीरे रिलीज होने का मौका देगा और ऑसिलेशंस होंगी और काउंटिंग होंगी। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ। तो स्प्रिंग ड्रिवन क्लॉक्स स्प्रिंग का यूज़ करती थी। फिर पेंडुलम क्लॉक्स आई, जो कि मैं आपको इतनी टाइम से समझा रहा हूँ, ये हो गई पेंडुलम क्लॉक्स। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वार्ट्स की क्लॉक आई। क्वार्ट्स का भी मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम था। ये है एक क्वार्ट्स क्लॉक। करते क्या है, ये क्वार्ट्स क्रिस्टल होता है, ठीक है, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जनरली इसी तरीके से एक ट्यूनिंग फॉर्क की तरह होता है। ठीक है, इसमें भी ऑसिलेशंस होती हैं और क्वार्ट्ज के क्रिस्टल में ऐसा कुछ है कि मान लीजिए 30,000 ऑसिलेशंस पर सेकंड हो रही है। बड़ी एक्यूरेट ऑसिलेशंस होती हैं। एग्जैक्टली एक सेकंड में कितनी होती है मेरे को आइडिया नहीं है, बट रेगुलरली ऑसिलेशंस होती हैं। अब जैसे यहाँ पे पेंडुलम क्लॉक में लगातार ऑसिलेशंस हो रही हैं, ऐसे ही क्वार्ट्ज के क्रिस्टल में भी लगातार ऑसिलेशन होंगी। वही काम है, इसके ऑसिलेशन का एक काउंटर होगा और ये ताकि ऑसिलेशन चलती रहे एक बैटरी लगी होगी। और ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जो जनरली हमारे रिस्ट वॉच वगैरह में हर जगह पे क्वार्ट्ज की वॉच होती है ना, उन सब में यही लगा होता है। अब हम एक स्टेप और आगे आ गए हैं और यूज़ करते हैं एटॉमिक क्लॉक, जो कि और ज़्यादा एक्यूरेट है। इसमें क्या होता है, सीजियम एटम जनरली यूज़ करा जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है ये। फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये इतने हर्ट्स। हर्ट्स मतलब हर सेकंड में कितना कितना 9 बिलियन कुछ ऑसिलेशंस होती हैं और एक्यूरेट, इतनी एक्यूरेट ऑसिलेशंस हर सेकंड। इतनी एक्यूरेट ऑसिलेशन बहुत ही एक्यूरेट टाइम कीपिंग करती हैं। अगर साइंटिफिक टाइम कीपिंग कहीं करनी होती है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, क्लॉक जो सरकारें मेंटेन करती हैं वो सब, या लेबोरेटरीज मेंटेन कर सकती हैं, वो सब सीजियम के ऊपर चलती हैं। इनका काम क्या होता है, एक लेज़र की मदद से लगातार सीजियम एटम को एनर्जी दी जाती है और इतने सारी ऑसिलेशंस को काउंट करा जाता है। उसके लिए अलग मैकेनिज्म्स होते हैं और काउंट करके उससे एक एक्यूरेट क्या कहते हैं टाइम कीपिंग होती है। कितना एक्यूरेट होता है ये आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि सीजियम क्लॉक्स गेन और लूज ए सेकेंड वंस इन 20 मिलियन ईयर्स, 20 मिलियन साल में जाकर एक सेकेंड ऊपर या नीचे होता है। तो इतनी एक्यूरेट क्लॉक होती हैं। ठीक है, तो ये साइंटिफिकली बहुत ही तगड़ी क्लॉक होती है। इनफैक्ट आज जो डेफिनेशन है साइंटिफिक एक सेकेंड की, वो यही डेफिनेशन है कि सीजियम का एटम जब इतने ऑसिलेशन कर लेगा, जैसे ही इतने ऑसिलेशन कंप्लीट हुई, उसको हम एक सेकेंड बोलेंगे। ये इतनी एक्यूरेट क्लॉक है कि अब हमने सेकेंड को गिनने की जगह सेकेंड को इनकी मदद से डिफाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यही इन्हीं चीज़ों को हम एक्चुअली ऑप्टिकल क्लॉक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि हम लेज़र बीम की मदद से इनको रेजोनेट कराते हैं। तो बस यही है। आगे की फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैं कुछ कि हम न्यूक्लियर क्लॉक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नए किस्म के एटम्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड लेज़र टू एक्साइट थोरियम 229 न्यूक्लियर एंड लिंक इट विद ऑप्टिकल क्लॉक। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा मिल रही है हमें, टेराहर्ट्ज़ मिल रही है। टेराहर्ट्ज़ मतलब 10 की पावर 12। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में तो और ज़्यादा प्रिसीजन आएगा, अल्ट्रा हाई प्रिसीजन आएगा। तो बस यही है क्लॉक्स के बारे में। आगे चलते हैं। नेविगेटिंग टर्बुलेंस, इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू शेख हसीनाज फॉल एंड इट्स रीजनल इम्प्लीकेशंस। देखिए, आपने शायद अब तक सुन ही लिया होगा कि शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर चुकी है। शेख हसीना ने रिज़ाइन दे दिया। क्यों ये रिज़ाइन दिया है? कुछ टाइम पहले तक बड़े ही सीवियर प्रोटेस्ट चल रहे थे बांग्लादेश में। वहाँ पे एक हमेशा से ही अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस रहा है। अब ऐसे में ये जो क्राइसिस है और बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक कोटा सिस्टम था सरकार के अंदर, गवर्नमेंट्स के अंदर। और कोटा सिस्टम कुछ ऐसा था कि 30% जॉब्स उन फैमिलीज़ के लिए रिजर्व थी जो कि जो बांग्लादेश का आज़ादी का आंदोलन है उसमें पार्टिसिपेट करा था, मुक्ति वाहिनी वगैरह में पार्टिसिपेट करा था। ऑब्वियसली रिजर्वेशन सिस्टम जो है जनरल पॉपुलेशन को नहीं पसंद आता और उसी के अगेंस्ट एक्चुअली प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब क्या है कि वो जो कोटा सिस्टम है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। ठीक है, वो 30% का रिजर्वेशन घटा कर 5% कर दी। और एक्चुअली अगर टर्मोइल को सबसाइड करना था तो बेहतर होता कि पूरा ही कोटा सिस्टम हटा देते, बट उन्होंने नहीं करा। एनीवे नहीं करा, कोई बात नहीं।
अब पॉइंट ये है कि वो जो प्रोटेस्ट थी वो अब स्नोबॉल हो चुकी है इनटू अ मेजर क्राइसिस, और क्राइसिस का अंत ये हुआ है कि शेख हसीना को रिज़ाइन करके भागना पड़ा है, और भागकर वो इंडिया के हिंडन हवाई अड्डे पे आ गई हैं, अपने आप को बचाकर इंडिया में उन्होंने शरण ले ली है। ठीक है, अब पॉइंट ये है, ठीक है, हमने ये सही करा, हमने उनको सिक्योर कर लिया। और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ताकि कोई भी इंडिया से बाद में फ्रेंडशिप जब करे तो उसको कॉन्फिडेंस हो कि इंडिया बचा लेगा। ठीक है, हमने पहले ऐसा नहीं करा है। जब शेख हसीना के ही फादर मुजीबुर रहमान 1975 में मारे गए थे, हमने उनको शरण नहीं दी थी। ठीक है, ऐसे ही प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह अफगानिस्तान में 1992 में हमने उनको शरण नहीं दी थी। वो जो पार्टनर्स, वो जो की लीडर्स हैं दुनिया में, जो इंडिया में अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बुरे वक्त में इंडिया साथ आएगा। लेकिन चलिए, ये तो बात सही हो गई, ये हमने ठीक कर दिया, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अभी शेख हसीना की पॉपुलैरिटी नेगेटिव है, और इसका मतलब ये है कि ऐसा करने पे इंडिया की पॉपुलैरिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। तो अब कहने का मतलब है इंडिया को अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है, ये देखते हुए कि हसीना को भी हमें बचाना है, ताकि दुनिया के दूसरे वर्ल्ड लीडर्स में कॉन्फिडेंस है कि इंडिया एक रिलायबल पार्टनर है, लेकिन हमें अपनी क्रेडिबिलिटी भी बचानी है। तो क्या करें, आर्टिकल इसी बात के ऊपर है कि हमें एंगेज करना है अपोजिशन के साथ। खालिदा जिया अभी निकली हैं जेल से, हसीना ने उनको जेल में डाल रखा था। ठीक है, तो हम क्या करें कि इंडियाज क्लोज आइडेंटिफिकेशन विद हसीना पोजेस ए रिस्क एज हर पॉपुलैरिटी डिक्लाइंस। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। दिल्ली नीड टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम हसीना एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद की अपोजिशन फिगर्स जैसे कि खालिदा जिया। अब ये टाइम है कि अब हमने खाली प्रोटेक्शन दी है, ये बांग्लादेश के बचे हुए लीडर्स को पता होना चाहिए हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है उनकी इंटरनल क्राइसिस। ठीक है, फिर इंडिया मस्ट एंटिसिपेट अटेम्प्ट्स बाय पाकिस्तान या चाइना। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि अब बांग्लादेश के चाइना और पाकिस्तान के साथ बहुत तगड़े रिलेशन हो जाए, हमें इस चीज़ से बचना है। और फिर एक चीज़ हमें और क्या करनी है भाई, रोमांटिसाइज करना बंद कर दो 1971 वाले लिबरेशन वॉर का, कि भाई हमने तुम्हें आज़ाद कराया, हमने तुम्हें आज़ाद कराया। ये नहीं चलेगा, कोई ये चीज़ नहीं सुनना चाहता है। अगर हम इसको बार बार रीइटरेट करेंगे तो हम क्या है, हम कुछ गलत कर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि शेख हसीना ने भी करा क्या है कि वो जो रिजर्वेशन सिस्टम है कि जितने भी मुक्ति वाहिनी के लोग थे उनको, उनके परिवारों को रिजर्वेशन देना, ये क्या है, इस चीज़ ने ये जो बांग्लादेश का लिबरेशन है उसको नेगेटिव कर दिया है। जैसे इंडिया में कांग्रेस के लगातार सत्ता में रहने की वजह से गांधी की छवि खराब हुई, और इस समय गांधी की कई हलकों में जो इमेज है वो नेगेटिव है। ऐसे ही इनके जो लिबरेशन के सबसे बड़े लीडर थे मुजीबुर रहमान, उनकी जो इस समय इमेज है वो एकदम नेगेटिव है। कहने का मतलब है हम इसको रोमांटिसाइज करके कोई लिवरेज नहीं ले सकते। 1975 में हमने जो भी करा है वो आज के पर्सपेक्टिव में डेड है, इसको बार बार गाना ठीक नहीं है अब, और उल्टा लेने के देने पड़ेंगे। लोग जिस चीज़ को गलत मान रहे हैं अब, उस चीज़ को हम सही ठहराने हैं, मतलब ऐसा कुछ। तो एंगेजिंग विद एंटी लिबरेशन फोर्सेस बेस्ड ऑन म्यूचुअल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे स्ट्रेटेजिक रिलेशन, इंडो बांग्लादेश रिलेशन पे आप आएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। अगर आपको समझना है कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन क्या है, ये इंडो बांग्लादेश के नोट्स हैं, आप डिटेल में जा सकते हैं, इनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक कर देंगे तो। ठीक है, ये सब वहीं लीड कर रहे हैं। फिर आगे रिकॉग्नाइजिंग नेबरिंग एजेंसी, क्या कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी शुड एक्नॉलेज दैट नेबरिंग कंट्रीज हैव देयर ओन पॉलिटिकल डायनामिक्स एंड एजेंसी, और हमें बीच में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना है। तो ये 4 की पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। क्या? अपोजिशन के साथ एंगेज करो, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से बचो, पाकिस्तान चाइना यहाँ आ सकता है, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को अब छोड़ दो, अब वो काम के रहे नहीं है, और ये मानो कि भाई उनके अपने पॉलिटिकल इशूज़ हैं, जैसा भी है उनके साथ उस तरीके से एंगेज करो। ठीक है, डिटेल के लिए आप इंडो बांग्लादेश पेज पे जा सकते हैं। ये एक डेवलपिंग क्राइसिस है, आगे डेवलप होता रहेगा, इस पर काफ़ी कुछ आएगा, हम ऐड करते रहेंगे इन रिलेशन में। ठीक है, चलिए, SIT रिपोर्ट रिवील्स मेजर लैप्सेस इन इन्वेस्टिगेशन इन टाइगर डेथ इन मध्य प्रदेश। हुआ क्या है देखिए, 2 टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पे, एक तो है बांधवगढ़। ठीक है, यहाँ पे विंध्या रेंज है, आप देख रहे हैं यहाँ डार्कर एरियाज फॉरेस्ट, ये विंध्या रेंज है, नीचे सतपुड़ा रेंज है। तो विंध्या रेंज पे एक बांधवगढ़ है, और
शहडोल, ये दो टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ पे रिसेंट टाइम्स में काफ़ी केसेस आए हैं कि टाइगर्स मरे हैं। क्या है कि एसआईटी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है जो कि एग्जामिन कर रही है डेथ ऑफ 43 टाइगर्स इन मध्य प्रदेश। कहाँ पर? बांधवगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट और शहडोल रिजर्व फॉरेस्ट। शहडोल जो है वो अमरकंटक के पास है, ठीक है, आप इस तरह देखेंगे। जबलपुर के ईस्ट में, जबलपुर के वेस्ट में है बांधवगढ़, ठीक है। जबलपुर यहाँ कहीं पड़ता है इस जगह पे। चलिए, ये है, तो ये इंडिया के मेजर टाइगर रिजर्व हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो एनालिसिस ऑफ द न्यूज़ क्या है कि पोस्टमार्टम एंड मेडिकल नेग्लिजेंस हमें कुछ दिखाई दिया है। क्या दिखाई दिया? देखो, स्पेशल फाइंडिंग्स हैं कुछ। ऐसा देखा गया है कि ये जितने भी एसआईटी ने ये देखा है कि जितने भी पोस्टमार्टम करे गए हैं वो उस टाइप की मेडिकल टीम द्वारा करे गए हैं इन सभी केसेस में, 43 के 43 केसेस में। इन केसेस में उन लोगों ने पोस्टमार्टम करे हैं जो कि वेटरनेरियंस तो थे, लेकिन उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था वाइल्ड लाइफ के अंदर। तो विच मीन्स वो ठीक से देख नहीं पाए कि एक्चुअल कॉज क्या था। जैसे 2021 मई 14 कुछ इंसिडेंट्स यहाँ पे रिपोर्ट करें कि स्केलेटल रिमेन्स एक मेल टाइगर के थे, उसमें 12 नेल मिसिंग थे, वाइटल ऑर्गन्स मिसिंग थे, ठीक है। और इस चीज़ पे कोई सस्पिशन नहीं, मतलब इनएडिक्वेट इन्वेस्टिगेशन थी, इस पर कोई सस्पिशन नहीं रेस करा गया। ऐसे ही कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि एक टाइगरस डेड मिली थी एक वेल के अंदर, कुएं के अंदर। इनिशियली ये देखा गया कि हो सकता है इलेक्ट्रिक्यूशन हो, लेकिन बाद में देखा गया कि भाई मिसिंग बॉडी पार्ट्स हैं, हो सकता है पोचिंग हुई हो। ये तो बहुत बड़ा चूक है। फिर एक टाइगरस थी जिनके बर्न के मार्क्स थे, है ना, वॉज इनकरेक्टली रिपोर्टेड एज अ विक्टिम ऑफ इन फाइटिंग, कि टाइगर ने टाइगर को मारा, ठीक है, बर्न मार्क को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। फिर 2023 में एक अडल्ट टाइगर था जो कि जिसके भी बॉडी पार्ट मिसिंग थे। तो इतने सारे बॉडी पार्ट मिसिंग के जो केसेस आ रहे हैं और उसको अलग अलग तरीके से रिपोर्ट कर दिया जा रहा है। यहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। तो एसआईटी रिपोर्ट हाईलाइटेड एडिशनल गैप्स इन इन्वेस्टिगेशन सच एज एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड, फेलियर टू कॉल डॉग स्क्वाड्स, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एविडेंस, कि क्या क्या एविडेंस मिले, सही से फोटोग्राफ्स क्लिक नहीं करेंगे और ये सब। तो केसेस ऑफन लैक क्रूशियल एविडेंस लाइक इलेक्ट्रिक ट्रिप डेटा, मोबाइल फोरेंसिक्स वगैरह, ठीक है। तो यहीं पे कुछ क्या कहते हैं रिकमेंडेशन दिए हैं कि एक्टिंग प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्नॉलेज द शॉर्टकमिंग्स एंड स्टाफ शॉर्टेजेस, while the SIT report emphasized the absence of organized poaching gangs but highlighted the need for improved investigative process। तो SIT ने कहा है कि भाई ऑर्गेनाइज गैंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इम्प्रूव्ड इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस यहाँ पे लाना है। इंडिया में किस तरीके से टाइगर्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये आप देखिए कि 2018 से 22 मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, फिर कर्नाटक में, उत्तराखंड में, ठीक है, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु, ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे पास टाइगर्स हैं, ठीक है। और जहाँ पे हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन हो, इंडिविजुअल पार्क कौन से हैं? यहाँ उत्तराखंड के पास आप देखेंगे यहाँ पर आता है जिम कॉर्बेट पार्क, ठीक है, यहाँ पे एक जिम कॉर्बेट पार्क है यहाँ पे दुधवा है। फिर यहाँ पे अभी हमने देखा यहाँ पे एक कान्हा है, यहाँ पे हम बांधवगढ़ अभी देख रहे थे, बांधवगढ़ में उतने नहीं है जितने कान्हा में है। चौथे नंबर पे यहाँ पे बांधवगढ़ उन्होंने शहडोल की जगह लिखा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। 7वें नंबर पे यहाँ काजीरंगा आ रहा है, आप इसको राइनोज के लिए जानते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइगर्स भी हैं। और 9th नंबर पे सुंदरबन आ रहा है। आप देखेंगे कि इंडिया में जो टाइगर है एक्चुअली उनको रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं और यहीं के ही नेटिव हैं, ऑल्दो यहाँ पे नंबर्स अभी कम हैं। फिर नीलगिरी हिल्स में लगातार 3, कौन से हैं? यहाँ पे है नागरहोल, फिर बांदीपुर और फिर मुदुमलाई, ठीक है। ये कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के। चलिए आगे चलते हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या है? कोरल ब्लीचिंग आपको पता होनी चाहिए। कोरल्स जो होते हैं ये सी सरफेस के ऊपर उगने वाले स्केलेटल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सी सरफेस को पकड़ के बैठ जाते हैं। स्केलेटन होता है जो सॉलिड पकड़ के बैठ जाते हैं, और ये एनिमल्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है, जो कि अपने आप को स्टिक करके रखते हैं सी सरफेस पे। अब ये बड़े ही ब्राइट कलर के होते हैं, ठीक है, फैंटास्टिक कलर्स होते हैं, लेकिन ये कलर आते कहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। जनरली इन स्केलेटल स्ट्रक्चर में पोर्स होते हैं जिसके अंदर ये जो एनिमल्स होते हैं, स्क्विशी एनिमल्स होते हैं, जेली टाइप एनिमल्स, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं किनके साथ? जूजेंथेले एल्गे, एक किस्म का एल्गे है, एल्गे के साथ। एल्गे करता क्या है? ऊपर से जो लाइट आ रही होती है उसको एब्जॉर्ब करता है,
ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करता है। एल्गे एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, आपको पता होना चाहिए, और वो लाइट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करके शुगर्स बनाएगा। ये शुगर्स जो हैं ये एनिमल कंज्यूम करेंगे, और ये एनिमल इन रिटर्न उन एल्गो को क्या देंगे। एल्गे यहाँ पे ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं कि शुगर बना बना कर इनको दे रहे हैं, एक तो अपने लिए बना रहे हैं, दूसरा यहाँ पे उनको एक हैबिटेट मिल रहा है, और दूसरी चीज़ जो वेस्ट प्रोडक्ट है इन एनिमल्स का वो एज न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। बट जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, उस केस में वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करना शुरू करते हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, एक लिमिट तक ऑक्सीजन सही है, लेकिन ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होती है तो वो टॉक्सिक हो जाती है। ठीक है, और कई किस्म की टॉक्सिसिटीज़ होती हैं जो कि एल्गे देना शुरू कर देते हैं। और फिर होता क्या है कि ये जो कोरल्स हैं इन एल्गेस को रिलीज़ कर देते हैं। जब रिलीज़ कर देते हैं ये जो एल्गे हैं, एक्चुअली एल्गे इतना ब्राइट कलर होता है जो कि इन कोरल्स को देते हैं। जैसे ही ये एल्गे को रिलीज़ कर देते हैं, इन कोरल्स की हो जाती है ब्लीचिंग, वाइट हो जाते हैं, अपने नॉर्मल कलर पे आ जाते हैं। इनको कलर कौन दे रहा था, एल्गे दे रहे थे। एल्गे बाहर, कलर बाहर। तो ब्लीचिंग जैसी होती है, उसके बाद ये खुद इनका खाना तो बना नहीं सकते, ये एनिमल्स हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर सकते, तो ये स्टार्व हो जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। जैसे इन्होंने अगर एक्सपेल कर दिया है एल्गे को, उसके कुछ दिनों बाद अगर एल्गे किसी तरीके से वापस इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं कोरल्स में, तो उनकी जान बच जाएगी, वरना परमानेंट डैमेज है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। कैसे होती है ये कोरल ब्लीचिंग, अगर टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा है। ठीक है, अब हो कहाँ रही है, इंडिया में, मेनली लक्षद्वीप, जो कि कोरल ओरिजिन के आइलैंड्स हैं, यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग काफ़ी तेज़ी से हो रही है। जैसे कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, डिसरप्टेड इकोसिस्टम। ठीक है, कोरल्स जहाँ दुनिया की 25% फिशरी रिजर्व्स कोरल्स के पास होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है फिशरीज़ कम होगी, यहाँ पे टूरिज्म कम हो जाएगा, कोस्टल इरोजन होगा, कोरल्स पकड़ के रखते हैं ज़मीन को, और इसलिए इरोजन कम होता है, रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, डिक्लाइन इन फिश पॉपुलेशन, यही सब, बस यही सब है। कोरल ब्लीचिंग इन इंडिया, इसका स्टेटस क्या है कि कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स वर रिपोर्टेड इन लक्षद्वीप इन मार्च 2024, पर कोई सिग्निफिकेंट ब्लीचिंग नोटेड नहीं है। ठीक है, कहाँ पे, 2023, 22, 21, 20 में कोई सिग्निफिकेंट ब्लीचिंग नहीं हुई है, मतलब अभी भी प्रिजर्व है, इनको प्रिजर्व भी करके रखना है, बस इतना ही है। इनके लिए रेगुलेशंस क्या है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो कोरल है वो शेड्यूल 1 में है, यानी कि इनको हटाया या मारा गया, किसी भी तरीके से कुछ भी करा गया तो फिर ये एक ऑफेंस है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन का प्रोटेक्शन है कि कोरल आइलैंड्स पे आप कुछ नहीं कर सकते, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ में इंक्लूड हैं। फिर कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं कि एक जगह से उठा के कोरल्स को दूसरी जगह लगाएं, उनको इस्टेब्लिश करें ताकि और ज़्यादा कोरल्स हों। इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान एक सरकार ने कुछ टाइम पहले बनाया था, जो कि लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार दोनों के लिए था, और जिसमें कि कोरल को अलग से प्रिजर्व करने की कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्कस करी गई थी। इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड रिसर्च जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनक्वाइस ये करते हैं, और सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करते हैं। ठीक है, हम कोरल ब्लीचिंग अवॉइड कैसे करें, कार्बन एमिशन ना करें, टेम्परेचर क्योंकि राइज हो रहा है सी का, उससे कोरल ब्लीचिंग हो रही है। फिर प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, रिड्यूस रन ऑफ, वेस्ट मैनेजमेंट करें क्योंकि वेस्ट से टॉक्सिसिटीज़ क्रिएट होती हैं, और रेगुलेट करें फिशिंग, ओवर फिशिंग ना करें। चलिए नेक्स्ट, भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड है कहाँ, पहले तो मैप पे देख लेते हैं भोज वेटलैंड, एक सेकंड। तो भोज वेटलैंड है कहाँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक भोज शहर है, महाराज भोज थे परमार डायनेस्टी के, उनके नाम पर है एक आर्टिफिशियल वेटलैंड, ये भोज वेटलैंड है। ठीक है, अब है क्या, न्यूज़ क्या है, आप एक बार देख लीजिए, न्यूज़ हाईलाइट ongoing effort to conserve Bhoj wetland in भोपाल अंडर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। ठीक है, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, भोपाल में है। ठीक है, भोज वेटलैंड कंसिस्टिंग ऑफ 2 लेक्स, एक अपर लेक है, एक और दोनों मैन मेड रिजर्वायर हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है इसकी हिस्ट्री, राजा भोज के नाम पर है। ठीक है, भोज शहर भी उन्होंने ही बसाया था। फिर इन 2017 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ नोटिफाइड द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, और वेटलैंड आर इकोसिस्टम सैचुरेटेड विद वाटर आइदर सीजनली और परमानेंट। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन है।
बस इतना ही है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये कुछ रामसार साइट्स हैं जो कि कंजर्वेशन से रिलेटेड साइट्स होते हैं, जिन भी वेटलैंड को इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो कि डिक्लाइनिंग है और कंजर्व करने की ज़रूरत है, वो सब रामसार साइट्स मान ली जाती हैं। ठीक है, ये कुछ मेजर रामसार साइट्स हैं और भोज वेटलैंड इसमें से एक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। WCC tag gives rare chance for Kashmir craftsmen to trace their root, enhance skills। तो श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है किसने? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने, अपने रिच क्राफ्ट्स के लिए। तो ठीक है, कई सारे रिच क्राफ्ट्स हैं यहाँ पर। ये एक फैक्ट है जो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। और क्या याद रखना है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है क्या, क्योंकि न्यूज़ में है तो याद रखिए। 1964 में इस्टेब्लिश करा गया है एलिन ऑसबॉर्न वेब द्वारा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ये जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन द स्टेटस ऑफ क्राफ्ट एज अ वाइटल पार्ट ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, मेंबरशिप कौन सी हैं? 5 रीजन्स हैं, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ईच रीजन कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड क्राफ्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़, तो WCC करता क्या है कि डेजिग्नेट्स सिटीज़ विद एक्सेप्शनल कमिटमेंट टू क्राफ्ट एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़। और ऐसा ही कुछ करा गया है, इन्होंने सोचा है कि श्रीनगर जो है एक एक्सेप्शनल सिटी है, एक्सेप्शनल कमिटमेंट है यहाँ पे क्राफ्ट्स के लिए। फिर जीन दैट हेल्प्स रेस हॉर्सेस मैनेज BP कुड हेल्प ह्यूमन एथलीट्स टू। तो रिसर्चर्स फ्रॉम एक स्वीडिश यूनिवर्सिटी है ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, उन्होंने डिस्कवर करा है ए DNA सीक्वेंस इन हॉर्सेज लिंक टू सुपीरियर रेसिंग परफॉर्मेंस एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ठीक है, तो एक हैप्लोटाइप आइडेंटिफिकेशन है कि हैप्लोटाइप क्या होता है कि जीन का एक टाइप। तो रिसर्चर्स ने यहाँ पे एक हैप्लोटाइप EPH करके उन्होंने कोई स्पेसिफिक हैप्लोटाइप आइडेंटिफाई करा है जो ऐसा करता है। ठीक है, तो EPH हैप्लोटाइप इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 22। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली ये करता क्या है? एक इन्हांसर की तरह काम कर सकता है। ह्यूमन क्रोमोसोमल लोकेशन की सेम चीज़ क्रोमोसोम 20 में डिटेक्ट करी गई है, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, जब अगर ये कभी आता है न्यूज़ में उस तरीके से, तो हम देखेंगे, मतलब एथलीट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऐसा कुछ कर भी रहे हैं, हो सकता है डोपिंग के दायरे में आ जाए। ठीक है, पर जो भी डेवलपमेंट है आपको पता होनी चाहिए। कोल इंडिया आइज लिथियम इन चिले। चिले है कहाँ, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। कोल इंडिया क्या कर रही है कि लिथियम एक्सट्रैक्शन दिख रही है चिली में अब, जो कि 50% ऑफ ग्लोबल रिजर्व रखता है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, लिथियम है कहाँ? यहाँ पे एक ट्राइंगल बनता है, बोलीविया, चिले एंड अर्जेंटीना। ये है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना देख रहे हैं, बड़ा सा देश है एक। ठीक है, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले, ये 3 कंट्रीज़ का एक ट्राइंगल है, जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट लगभग सारा लिथियम इसी जगह पे मिल जाता है। ठीक है, तो क्या है कि कोल इंडिया कर क्या रही है? चिली जो कि होल्ड करती है 50% ऑफ वर्ल्ड वायबल लिथियम रिजर्व, और सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर है, और कंट्रीब्यूट टू 36% ऑफ ग्लोबल लिथियम ट्रेड। ठीक है, ये इसके साथ हम क्या कर रहे हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है CIL, ये एक्सप्लोर कर रही है अपॉर्चुनिटी कि हम क्या वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट लिथियम फ्रॉम चिले सॉल्ट फ्लैट्स। वहाँ पे सॉल्ट फ्लैट्स होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो चिलियन गवर्नमेंट हैज सबमिटेड ए रिस्पॉन्स टू चिलीज रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिथियम प्रोजेक्ट्स, और बस यही बात है। लिथियम का आपको बस पता होना चाहिए कि बैटरीज में काम आता है मेनली। चलिए, चाइनाज CMOC एंड अदर माइनर्स ऑफ कोंगोलीज कॉपर सीक LME लिस्टिंग। देखिए है क्या कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, the world's second largest copper producer, is seeking to have its copper registered with London Metal Exchange। तो लंदन मेटल एक्सचेंज क्या है कि वहाँ पे मेजर कमोडिटीज़ का ट्रेड होता है। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर की तरह वहाँ पर लिस्ट हो जाए। ठीक है, बस इतनी सी ही बात है जो करी जा रही है। नेक्स्ट, लोकसभा पासिस बिल अलाउइंग सेंटर टू ड्रॉ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मेनली क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया है। बिल नंबर 2 क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि देखिए एप्रोप्रिएशन बिल होता क्या है, अगर आपने मेरा बजट वाला जो लेक्चर है वो देखा होगा,
यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो उसमें हमने देखा था कि इस बार एक इंटरिम बजट आया था सरकार के बनने से पहले, जैसे कि अप्रैल में पास हो जाता है, एक्चुअली मार्च में पास हो जाता है, और फिर नई सरकार के बनने के बाद नया बजट आया। ठीक है, तो जब भी बजट पास होता है और सरकार को अप्रोप्रिएट करना होता है पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, तो सरकार करती क्या है, एक अप्रोप्रिएशन बिल लेकर आती है ना। तो ये जो अप्रोप्रिएशन बिल है, ये दूसरा बिल आया है, और कहने का मतलब पार्लियामेंट ने अलाउ कर दिया है कि सरकार अपने खर्चे कर सकती है। बस इतनी सी बात है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती क्या है, सरकार के पास जितना भी पैसा आया उसका, उस फंड का मैनेजमेंट और उस जो कुछ भी निकलना है, वो सारा जो फंड है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है। ठीक है, और मनी बिल की मदद से ही इसमें पैसा डाला और निकाला जा सकता है। आर्टिकल कंटिजेंसी फंड क्या होता है, ये इसका 500 करोड़ के कॉर्पस से 30,000 करोड़ का कॉर्पस कर दिया गया था। यहाँ पे एक गलत अमाउंट लिखी गई है। तो एनीवे, कंसोलिडेटेड फंड वो है जहाँ पे सारा फंड आया, इसमें से कुछ फंड निकाल के कंटिजेंसी फंड में डाल दिया जाता है कि कंसोलिडेटेड फंड में पार्लियामेंट का हाथ है, इसमें से कोई भी पैसा निकाला जाना है। कंटिजेंसी फंड, मान लीजिए फिर भी कुछ इमरजेंसी के लिए सरकार को कुछ तो पैसा चाहिए, तो वो कंटिजेंसी फंड में होता है। और फिर एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, जो कि सरकार की कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। सरकार अगर किसी भी कंपनी वगैरह में मान लीजिए शेयर खरीद रही है, या लैंड में इन्वेस्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, वो सब यहाँ से होता है। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ रूरल यूथ इन इंडिया सीक जॉब चेंज, शन एग्रीकल्चर एज करियर। तो ऐसा ये एक स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है। ये आप अपने मेंस के आंसर के लिए कोट कर सकते हैं इस रिपोर्ट को, कि 70 से 75% ऑफ एम्प्लॉयड यूथ जो है, रूरल यूथ, वो अपना जॉब चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो एग्रीकल्चर को उतना बेहतर नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो बस यही है, एक फैक्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें 90% ऑफ मेल और 50% ऑफ फीमेल रिस्पोंडेंट्स जो हैं, वो चाह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में आए। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मेनली सीड कैपिटल से जूझ रहे हैं। उनके पास सीड कैपिटल नहीं है ना। तो यही है बात। आगे चलते हैं। नेशनल कोस्टल स्कीम एक है। नेशनल कोस्टल स्कीम पीआईबी में आया है। उन्होंने, वो अक्सर की स्कीम्स को हाईलाइट करते रहते हैं, ऐसे ही कुछ है कि उन्होंने हाईलाइट करा है कि नेशनल कोस्टल मिशन स्कीम एड्रेसेस कोस्टल इकोसिस्टम चैलेंजेस बाय फंडिंग कंजर्वेशन एंड रिसर्च एफर्ट्स। ठीक है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, टू मैनेज एंड कंजर्व इंडियाज कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम। लेकिन खाली वही कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम जो कि अंडर नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर है। इसके कुछ कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है बेसिकली। क्या? एक तो मैंग्रोव एंड कोरल रीफ कंजर्वेशन, यानी कि सी से रिलेटेड। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। एक बीच डेवलपमेंट, यानी कि कोस्टल एरिया। और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड आउटरीच। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज कौन सी हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ कोस्टल स्टेट्स मेनली ये करती हैं, और यूनियन टेरिटरीज, यानी कि ये मेनली स्टेट्स काम करती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है। फंडिंग इसकी खाली 8 करोड़ की है। रिलेटेड प्रोजेक्ट्स क्या है? इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च करे हैं। ठीक है, तो यही थे आज के करंट अफेयर। आज के लिए इतना ही।